वैसे भी पता है कि इनके बीच में बड़ा ब्रोमांस है ना, बड़ा प्यार है दोनों के बीच में। तो ये जो है ये एक पुरानी तस्वीर है जो कि ये इनकी है, तो लेकिन ये हमने इसलिए फाइल में से निकाली है ताकि हम शो कर सकें आपको कि दोनों के बीच में बहुत ही मोहब्बत है। देखिए कपड़े भी तक एक जैसे पहने हुए हैं इन्होंने, है सिर्फ स्लाइटली वो कमीज़ का थोड़ा डिफरेंस है। तो ऐसे है, तो इन्होंने आज उन्होंने कहा जी कि हम जो है डेमोक्रेसी को डिफेंड करने वाले लोग हैं, क्लाइमेट चेंज पे, क्रिएटिंग गुड जॉब्स, इकोनॉमी, तो इसके लिए हमारे वैल्यूज़ एक हैं। तो मैं आपको बहुत ज़्यादा जो है मुबारकबाद देता हूँ। ये जो वीकेंड के ऊपर फ्रांस में इलेक्शंस हुए थे, मैक्रोन साहब ने उसमें 58% वोट्स लिए थे और इनकी जो राइवल थी मरीन ले पेन, उनको मिले थे 42% वोट्स। लेकिन 42% वोट भी किसी हारने वाले को मिलना बड़ी उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। इसीलिए ले पेन जो थी उन्होंने कहा कि ये अब हार भी गए हैं, लेकिन उसका मतलब ये है कि हमारी पार्टी जो है उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, विच इज़ एक्चुअली नॉट गुड न्यूज़, क्योंकि वो लोग लिबरल नहीं है। ये जो है इनकी मैक्रोन साहब की पार्टी जो है जरा लिबरल है, और ये तो जैसे ही आती हैं अगर ये जीतती तो बैन की लगा देती हैं हिजाब पे, कितने भी कोई भी रिलीजियस सिंबल्स जो हैं उनके ऊपर। तो काफ़ी ये ऑलरेडी आपको पता है फ्रांस में इन चीज़ों पे काफ़ी रिफ्ट्स चलती हैं, तो ये काफ़ी वहाँ पे खतरे का बायस बन सकती है। बहरहाल एनीवेज जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मैक्रोन साहब। तो ये फिर से जो है फ्रांस के जो हैं बन गए हैं, क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है जी। अच्छा जी, अब जो हमारे तीनों लीडर्स हैं ओंटारियो के अंदर, चूंकि जून 2 को आने वाला है इलेक्शंस, सही, तो तीनों जो हैं निकले हुए हैं और लंबे लंबे बड़े बड़े प्रॉमिस कर रहे हैं। डग फोर्ड साहब, हमारे डेल डुका साहब, और जो है हमारी बाजी है यहाँ की लोकल। डेल डुका साहब ने तक कोई बड़ा प्रॉमिस नहीं किया, उन्होंने सिर्फ ये जो हमारे ओल्ड एज, टू बूस्ट द ओल्ड एज सिक्योरिटी, उन्होंने इतना प्रॉमिस नहीं किया। मगर हमारी जो एनडीपी की जो एंड्रिया हावर्थ हैं, उन्होंने लंबी लिस्ट है जी, उन्होंने तो घोड़े दौड़ाए हैं, सही घोड़े दौड़ाए हैं। हाँ जी, उन्होंने तो खोल दिया, उन्होंने यानी कि कटे खोल दिए उन्होंने जो है ना। और उन्होंने हम जी $20 पर आवर वेज करेंगे, $1 का फिर एनुअली इंक्रीज होएगा, 10 डेज इमरजेंसी लीव होएगी, $10,000 जो है ईवीज जो लेंगे यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स उनको इंसेंटिव्स देंगे, 20,000 हम टीचर्स हायर करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम करेंगे, EQAO के जो एग्जाम्स होते हैं हाई स्कूल में उनको ख़त्म करेंगे, और 10,000 पर्सनल सपोर्ट वर्कर्स, 30,000 नर्सेज, 300 डॉक्टर्स, और इनको हमने हायर करना है। और जो है वो 260,000 जो है ये जो हाउसिंग यूनिट्स हैं इनको हम अपडेट करेंगे, 100,000 नए खोलेंगे, और गैस प्राइसेस को कम करेंगे, एंटी रेसिज्म और इस्लामोफोबिया को कम करेंगे, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, एंड देयर इज अ होल लिस्ट ऑफ दीज थिंग्स। ये तो कुछ चीजें हैं जो कि मोड़ी हम आपको बता रहे हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बताया, लेकिन इसमें कॉस्ट नहीं बताई। कॉस्ट जो है इस वक्त तक सिर्फ डेल डुका साहब बताते हैं कि ये जी हम इतना करेंगे तो इतना आपको आएगा और इतना हमें जो है वो पड़ेगा। जैसे कि अभी वो आप सीनियर्स की बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे ये जो सीनियर्स का प्रोग्राम हम चलाएंगे, ओंटारियो गारंटीज एनुअल इनकम सिस्टम प्रोग्राम इसका नाम उन्होंने रखा है। तो वो कहते हैं जी $83 उनको करंटली जो है वो पर मंथ दिया जाता है, जो कि $996 एनुअली बनता है। वो कहते हैं जी हम इसको बढ़ा के, यानी वो सिंगल आदमी जिसकी के सैलरी जो है 23,000 के पास है एंड अ लिटिल अबव, और वो कहते हैं जी कि और जो कपल्स के पास होता है 47,000 से थोड़ा सा ऊपर, लेकिन वो कहते हैं जी इसको हम अब बढ़ा देंगे 1,000 टू एनुअल टोटल, यानी ये जो है इसके अंदर और था 996 से 1,000 कर देंगे, और इसमें वो कहते हैं जी कि हमको पड़ेगा $250 मिलियन पर ईयर हमको ये कॉस्ट करेगा ये सारा। एनडीपी के प्लेटफॉर्म में एक जो चीज फार्मा केयर इज ऑलरेडी बीन टेकन केयर, डेंटल केयर, यस, वो तो ऑलरेडी डेंटल केयर और फार्मा केयर जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के उस पर कर रही है, मगर इन्होंने कहा है कि हम उसको और एक्सटेंड करेंगे और लोगों को भी उसमें एलिजिबल करेंगे। यस, दैट्स राइट, वो करेंगे। और जो डग फोर्ड और उनकी कैबिनेट है जी, वो भी जीटीए और उसके दूसरे इलाकों में है, और वो भी ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेसिकली उनका फोकस है डग फोर्ड साहब का, और वो कह रहे हैं जी और रोड्स बनाएंगे, ब्रिजेस बनाएंगे, और ये जो पब्लिक हेल्थ मेजर्स हैं उनको हम करेंगे। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी अपनी जो उनका स्टांस था ना डग फोर्ड साहब का, उससे बड़ी हटी हुई मुझे ये नजर आई कि उन्होंने कहा जी कि अनदर 6 वीक्स में हम रिलैक्स कर देंगे सारी रिस्ट्रिक्शंस हेल्थ केयर की। हालांकि आपको पता है कि जिस वक्त ये शुरू हुई थी पेंडेमिक, उस वक्त अमंगस्ट ऑल द प्रीमियर्स जो डग फोर्ड साहब थे वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो कहते थे कि नहीं हमको रिलैक्स नहीं करनी चीजें। तो ये जरा एक शिफ्ट जो है वो देखा गया है। बस एक बात आप मैं दोनों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि डग फोर्ड साहब ने जब इतना
टफ स्टैंड लिया, हाँ। उसकी वजह से काफ़ी लोगों की लाइफ सेव हुई। हाँ जी, हाँ जी, नहीं बिल्कुल ठीक है, हम उनको एतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन हम कह रहे हैं जरा शिफ्ट है उनके स्टांस से, शिफ्ट है थोड़ा सा। अच्छा जनाब, आज जो हमारी डिफेंस मिनिस्टर हैं अनीता आनंद साहिबा, उन्होंने आज बड़ी ही स्केदिंग किस्म की रिपोर्ट जो है वो सामने लेकर आई हैं, और वो कह रही हैं कि अभी तक कनेडियन मिलिट्री जो है, क्योंकि अब ये डिफेंस मिनिस्टर हैं, तो वो कह रही हैं कि अभी तक कनेडियन मिलिट्री के ऊपर ये जो सारे इल्ज़ाम थे एक्सट्रीमिज्म के और वाइट सुप्रीमिस्ट के जो और रेसिज्म और ये सारे थे, उसके ऊपर अभी भी कनेडियन मिलिट्री ने इनफ काम नहीं किया है। सिस्टमैटिक रेसिज्म अभी भी है, हेट ग्रुप्स जो हैं अभी भी हैं मिलिट्री के अंदर, तो इन सब के ऊपर जो है बहुत सख्ती से काम करने की ज़रूरत है। तो आज उन्होंने बड़ी मतलब सख्त लैंग्वेज भी यूज़ की है, और उन्होंने कहा है कि ये नहीं चलेगा ऐसे कनेडियन मिलिट्री के अंदर, और इसको सबको ठीक करने की ज़रूरत है। तो अब देखेंगे आने वाले दिनों में ये जो है क्या लेती हैं, मेजर्स लेती हैं, तो वो हम ज़ाहिर है आपके साथ शेयर करेंगे। मेट्रो लिंक्स ने आज कहा है जी कि वो लोग जो आज सुबह मंडे को सफ़र कर रहे थे ना, स्पेशली जिन्होंने यूनियन स्टेशन जाना था, दे माइट हैव रियलाइज्ड कि गो बसेस जो थी वो आज वहाँ नहीं जा रही थी, और इन्होंने आज जो है फिर कहा था कि क्योंकि ये क्यों नहीं जा रही, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो टर्मिनल वर्कर्स हैं उन्होंने स्ट्राइक की हुई है, और आज ये तीसरा दिन है जिसमें कि ये शामिल हो गई है। और उन्होंने कहा जी कि जिस वक्त तक आप जो है हमारी डिमांड्स नहीं मानेंगे, आपको पता है एक टेंटेटिव एग्रीमेंट हुआ था इनका यूनियन 2019 सितंबर 2021 में, फिर उसको अपडेट किया था। 2019 में एग्रीमेंट हुआ था, फिर उसको अपडेट 2021 में किया, और अब ये कहते थे कि अब इसको परमानेंट कर दें आप, तो वो नहीं हुआ, तो ये 3 डे की जो है वो चल रही थी। तो आज काफ़ी सारे रूट्स जो हैं वो चेंज किए गए हैं। अच्छा, 2021 में ना वो जो उसको रेक्टिफाई करना था ना उनके मेंबर्स ने, उन्होंने रेक्टिफाई नहीं किया उसने, हाँ, लेकिन कहा था कि हम आपका करेंगे, हम आपको कुछ इंसेंटिव्स दे देंगे, तो फिर रेक्टिफाई, तो वही वो कह रहे हैं कि अब इसको परमानेंट करें जो चीज़ें आपने वादे किए थे। तो आज जो रूट 61 पे जो थी उनको फिर जो है किया गया, दूसरी तरफ जो है डाइवर्ट किया गया, और रूट 21 पे भी जो थी, और जो रूट 20 जो थी उसके ऊपर बसेस उनको ये किया गया, क्योंकि बहुत सारे 95 टोरंटो टर्मिनल जो रेलवे वर्कर्स हैं उन्होंने भी जॉब्स भी छोड़ दी हैं, तो काफ़ी इसमें जो है क्राइसिस चल रहा है। तो अब ये बताएंगे मेट्रो लिंक्स वाले कि इसको अब ये कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो आम कम्यूटर है उसको तो प्रॉब्लम है ना, जिसने बच्चे ने कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या लोगों ने बसें जो लेके अपने ऑफिस में जाते हैं, तो वो कैसे जाएंगे। तो अब देखेंगे क्या होगा। वैंकूवर से जी कुछ जो प्रॉपर्टी के टैक्स के जो एक्सपर्ट्स हैं और जो रियल एस्टेट के एक्सपर्ट्स हैं ना माजिद भाई, वो कह रहे हैं कि वैंकूवर के अंदर प्राइसेस जो है प्रॉपर्टी की वो नीचे जा रही हैं, और उन्होंने कहा है जी कि और ये नीचे जो जा रही हैं प्राइसेस, ये 2 साल तक ऐसे ही नीचे ही रहेंगी। इनकी प्राइसेस जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फर्दर डिप करके 3.8% तक जाएंगी 2023 तक जाते हुए, और दिस इज़ डाउन अबाउट 1.02 मिलियन जो है ये घर की कीमत आ गई है, जो कि इससे बहुत ज़्यादा ऊपर चल रही थी। इसके अलावा 2.3% डिक्रीज जो है वो ऑन्टेरियो के अंदर भी आ सकता है, उसका इफेक्ट आएगा, यस उसका आएगा। तो वो कह रहे हैं जी कि ये हो सकता है। तो अब जिनको घर लेने हैं तो भाई उनके तो फटाफट उनको फिर अब सोच लेना चाहिए कि भाई प्राइसेस, लेकिन एक तरफ प्राइसेस नीचे हैं तो मॉर्गेज ऊपर है, ठीक है जी। लेकिन बहरहाल एनीवेज एक रिसर्च आई है जी कनेडियन मेडिकल एसोसिएशन में, और माजिद भाई ये ऐसी कोई रिसर्च है जो आपने आज तक सुनी नहीं होगी। हाँ, ये आपको नहीं पता, ये अगर आप अगर मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी आपको दे देते ना तो भी आपको ये नहीं पता चलती। ये सिर्फ कनेडियन मेडिकल एसोसिएशन को पता चली है। अच्छा, हाँ, वो ये है कि अगर कोई अनवैक्सीनेटेड लोग हैं जो कि वैक्सीनेटेड लोगों के साथ जो हैं वो लाइज कर रहे हैं या मिल रहे हैं, तो वो रिस्क पे नहीं है। मगर लेकिन अगर कोई वैक्सीनेटेड लोग जो हैं जो अनवैक्सीनेटेड लोग के साथ हैं वो एट रिस्क हैं। देखिए भाई तो कितनी बड़ी रिसर्च आई है, सोच सकते हैं आप। ठीक है जी, है ना, ये आप कभी सोच सकते थे, आपके ख्वाब में आ सकती थी ऐसी बातें। एक्सक्यूज मी, उन्होंने बड़ा टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लिए हैं, और फिर ये रिपोर्ट लाई है। एग्जैक्टली, ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा ना आपको ये नहीं पता। तो ये आज एक बड़ी मेजर रिपोर्ट आई है जी कनेडियन मेडिकल एसोसिएशन। काले सूट वाले और काली टाई वाले मैंने नहीं कहा, इसने कहा है। पायन मैं भी नहीं किया, ये आपके कनेडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में छपी है जी। पायन मैं नहीं किया जी, मैं भी नहीं किया पायन। ठीक है जी,
अच्छा जी, अच्छा जनाब, रॉयटर्स की आज एक बड़ी दिल दुखाने वाली सुबह खबर आई है, और वो ये है, आपको पता ही है कि हम जो खासतौर पे एशिया में लोग हैं, वैसे अदर दूसरे भी दुनिया सारी ही, जो हम बहुत ज्यादा तल के चीजें खाते हैं ना, खासतौर पर जब से रमजान आया कुछ ज्यादा ही चीजें तली जा रही हैं। लोगों को तो हम तल ही रहे हैं, हाँ जी। लेकिन हम चीजें भी तल के खाते हैं, है जी। तो अब ये बैड न्यूज ये आई है, ये जो रॉयटर्स ने आज सुबह सुबह दे दी है, उन्होंने कहा ज्यादा तलो मत ना बंदों को ना चीजों को, ठीक है जी। क्योंकि क्या हुआ है कि आपको पता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट, जो लार्जेस्ट, जो ये जो कुकिंग ऑयल्स और पाम ऑयल्स और ये सारे जो है कनोला ऑयल, और ये इनके जो वन ऑफ द बिगेस्ट जो सप्लायर है वो इंडोनेशिया है। हाँ। तो अब वो कह रहे हैं जी कि इंडोनेशिया जो है उसने अब ये कहा है कि हम जो है इसके ऊपर अब एक्सपोर्ट के ऊपर कंप्लीटली बैन लगा रहे हैं, ठीक है जी। अब जबकि ये बैन लगा देंगे, फिर रशिया के ऊपर भी सैंक्शंस लग गई हैं, तो ये बहुत ज्यादा ये प्राइस डबल ट्रिपल हो जाएगी। हाँ, प्राइसेस भी ट्रिपल हो जाएंगी और मिलेगा भी नहीं ये तेल आपको। तो मैंने कहा ये तो हर कंट्री पाकिस्तान बनता जा रहा है। व्हाट इज दिस है, कितने इम्प्रेस हो गए हैं पाकिस्तान से, हैं? हाँ देखिए आप, तो ये जो है ये ऐसे है। नहीं ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में सब कुछ मिलता है, हम नाशुक्रे लोग हैं, हमने कभी शुक्र नहीं अदा किया, सब कुछ मिलता है पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, थैंक गॉड फॉर दैट। तो जनाब ये काफ़ी जो है आपको, जो लोग ये सनफ्लावर में पकाते हैं ना ज़्यादातर के जी, हमने वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना है, या जो ये कैनोला ऑयल लेते थे, उनको बहुत ज़्यादा जो है सोया ऑयल लेते थे पकाने के लिए चीज़ें, तो वो फेस कर सकते हैं पी प्रॉब्लम्स जो हैं, और ये प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। जो सूडान के अंदर जी लड़ाई किसी सूरत भी कम नहीं हो रही है, कुछ छोटे मोटे स्कर्मिशेस होते रहते हैं, जिसमें कि 5 बंदे 6 बंदे 10 बंदे, ये ओवर द वीकेंड जो है ऐसी घमसान की लड़ाई वहाँ पे हुई है जो रेबल्स ने की है, उसमें 168 बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है, और उसके अंदर जो हैं बहुत सारे बच्चे भी शामिल थे। अच्छा हुआ क्या है यहाँ पे, हुआ ये है कि वहाँ पे अननोन असेलेंट्स आए हैं और डार्फुर के एरिया के अंदर इन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो की है, फायरिंग की है, उससे 2 लोगों की डेथ हो गई है। फिर जो दूसरी पार्टी के लोग थे, जो ग्रुप के, वो भी इस पार्टी में शामिल, इसमें फाइटिंग में शामिल हो गए, और उनके बीच में ये जो फाइटिंग हुई, इसमें फिर आम लोग भी मरे, गैंगस्टर्स भी मरे आपस में, और आम लोग, तो 168 लोगों की डेथ हुई, तो विच इज़ समथिंग वेरी वेरी जो है वो। अच्छा कुछ लोगों ने तो ऐसे किया कि एक पार्टी ने तो ऐसे किया कि जो बेचारे वुंडेड थे लोग, जिनका इलाज हॉस्पिटल में हो रहा था, हॉस्पिटल में भी घुस के उनको फिर मार दिया, तो उनका इलाज ही नहीं होने दिया, जो है ये ऐसे भी किया। लेबनान के अंदर जी एक और खबर है इसी तरह की, अफसोस की, बहुत सारे लोग, आपको पता ही है, हम आपको बताते रहे हैं यहाँ पे कि लेबनान की हालत बहुत ही पतली है, तो लेबनान से अब लोग जो हैं भागना चाहते हैं। हालांकि लेबनान ऑल्सो इज सच अ ब्यूटीफुल कंट्री, अगर आप जाएं वहाँ पे, तो बहरहाल जी वहाँ से लोग अब छोड़ के जा रहे हैं, और आपको पता है ना, फिर जिस वक्त अब आपका दिल उठ जाए और आपने जाना ही जाना है, तो फिर आप हर तरह का काम करेंगे। वो छोटी सी एक बोट थी, उसके अंदर भागने की कोशिश कर रहे थे, जिसके अंदर टोटल 10 या 12 लोग आ सकते थे, 60 लोग बैठ गए जी उसके अंदर, तो वो सिंक हो गई। तो अब जो है वहाँ पे रेस्क्यूअर्स जो हैं बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और बाकी जो हैं 7 लोगों की जिनकी डेथ हो गई और बॉडीज़ मिली हैं, तो उनके आज जो रिलेटिव्स थे उनको आज दफना रहे थे लेबनान के अंदर। तो काफ़ी वहाँ पे मूड जो था वो वहाँ पे था यानी कि अफसोस का जो था वो वहाँ पे था। और जनाब ये तो हम आपको खबर सुना चुके हैं कि जनाब मैक्रोन साहब जो हैं वो जीत गए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये की गई है कि बहुत सारे लोग जो थे यहाँ पे कुछ नहीं थे, जो इनका यहाँ पे ये जो इलेक्शंस हुए हैं, और सड़कों के ऊपर बहुत सारा वीकेंड के ऊपर जो है प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स का। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल चाहते नहीं थे ये जो लोग फिर से इलेक्ट होके आए हैं, ये आए, क्योंकि इनका जो वोटिंग सिस्टम था उसके अंदर ये दिखाया जा रहा था कि जी बहुत सारे वही चेहरे जो हैं वापस आ रहे हैं, और जो डाइवर्सिटी थी उसको राह नहीं मिल रही थी। तो बहुत सारी जो हमने कुछ दिन पहले बताया था कि जो हिजाब वाली जैसे लड़कियां थीं, या इस तरह के कोई लड़के थे जो कि रिलीजियस सिंबल्स पहनते थे, वो कह रहे थे कि हमको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हम फेस कर रहे हैं। तो ये फिर जिस वक्त मैक्रोन साहब की पार्टी, लिबरल पार्टी जीती है, तो वहाँ पे यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारा जो है फिर मोर्चा निकाला, और फिर पुलिस ने इनको भगाने की कोशिश की, और इनको जो है वहाँ से डिस्पर्स करने की कोशिश की, लेकिन ये काफ़ी तूफान रहा वीकेंड के ऊपर फ्रांस के अंदर। आईसीसी के जो चीफ प्रोसिक्यूटर हैं करीम खान, वो और कुछ लोग जो हैं, जो यूरोपियन यूनियन के इन्वेस्टिगेटर्स, वो अब पहुंच रहे हैं यूक्रेन के बुचा एरिया में,
और ये वहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जी रशिया ने कितने क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी किए हैं, क्योंकि करीम खान साहब ने जब यहाँ का कुछ अर्सा पहले 2 हफ्ते पहले जब किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ साइंस तो हैं कि यहाँ पे बड़ी बुचड़ी दिखाई गई है और बिल्कुल ये क्राइम सीन है, लेकिन रशिया ने इसको डिनाई किया था। अब ये कह रहे हैं करीम खान साहब कि हम जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव टीम जो है हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है, और हम बड़ा क्लियर मैसेज देना की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे इंटरनेशनल क्राइम जो है वो यूक्रेन के अगेंस्ट कमिट किया गया है। तो पायन जरा दुनिया दे किसी और से बीच भी चक्कर मार लो हैं जी, इतने तो तुसी फटाफट आ गए हो। वैसे बाय द वे आपको मैं बताऊं ये बड़े काबिल किस्म के बंदे हैं करीम खान साहब, ब्रिटिश ये हैं, लॉयर हैं और बेसिकली इस्माइली हैं ये, तो ही इज़ अ वेरी वेरी केपेबल मैन। तो कोई बात नहीं पैन, चलो यारी दोस्ती और भी कितने चक्कर मार लोगे की होंगे थोड़े ते टिकट शिकट ठहरना खाना पीना सारा फ्री है जी, तो मार लो कितने और भी, बहरहाल थोड़ी मर्जी है। अच्छा जी, अच्छा जनाब आज एक बड़ी जो है और फिर एक ख़तरे में नाक न्यूज़ आई है, और ये तो जाहिर है जनाब आप जलती पे तेल का काम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आई है ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 का, जो कि निकाला है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो थिंक टैंक है स्वीडन के अंदर, उसने कहा जी जब दुनिया के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, जब से ये पेंडेमिक चल रही थी, कुछ कंट्रीज कॉन्स्टेंटली अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ा रहे थे, विच टच $2 ट्रिलियन इन 2021 यानी कि लास्ट ईयर। अच्छा, इसके अंदर मेनली किसने अपना बढ़ाया ज्यादा? यूएस, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारे छोटे प्लेयर्स भी जमा हो गए हैं जिनके के छोटे छोटे मुल्क हैं जिनको इतना स्पेंडिंग की जरूरत नहीं है, मगर फिर भी वो बेताशा कर रहे हैं। लेकिन ये जो कंट्रीज हैं यूएस, चाइना, इंडिया, यूके, रशिया, 62% ऑफ ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इस वक्त ये कर रहे हैं। तो पीछे की रह गया फिर, हैं जी 62% हो गया। हो गया जी। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि रशिया जो है उसने स्पेंड किए हैं 65.9 बिलियन यूएस डॉलर्स ऑन ये जो अपना एक्सपेंडिचर इन्होंने इसके ऊपर किया है, इस पे मिलिट्री के ऊपर। यूक्रेन जो है वो भी अब इसमें शामिल हो गया है, और यूक्रेन जो है वो भी अब बढ़ाता जा रहा है, और वो अपने बल्कि जीडीपी का 3.2% अब सोच रहा है, क्योंकि आप सुन ही रहे हैं ना रोज बरोज कि खेप जाती जा रही है, वो आर्म्स की इनको जाती जा रही, तो उन्होंने भी सोचा कि हम बढ़ाएं। यूएस जो है जाहिर है कि वो टॉप के ऊपर है, यूएस 801 बिलियन यूएस डॉलर जो है इन्होंने अपना जो है वो बढ़ा लिया है। चाइना इज स्पेंडिंग 293 बिलियन यूएस डॉलर जो इन्होंने लास्ट ईयर स्पेंड किया। इंडिया ने 76.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, जर्मनी 56 बिलियन डॉलर्स जो कि इनके जीडीपी का 1.3% बनता है। ईरान 24.6 बिलियन। कतर, अब देखिए ना, कतर तो छोटा सा मुल्क है, कतर को क्या जरूरत है, उसको खतरा किससे है, पर फिर भी कतर 11.6 बिलियन यूएस डॉलर्स, और ये जो है 5th लार्जेस्ट है। एंड जापान 7 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो वो कह रहे हैं जी कि ये दिन ब दिन रेस जो है अब बढ़ती चली जा रही है। तो गुड न्यूज़ फॉर है जी अंकल सैम की जो आर्म्स इंडस्ट्री है, उसके लिए तो बड़े पैसे जा रहे हैं। वेरी प्रॉफिटैबल इंडस्ट्री। हम इधर बैठे क्या कर रहे हैं, हम भी आर्म्स डील शुरू करें हैं जी। व्हाट इज दिस? हम भी जाके कहते हैं नीता आनंद को, भाई कोई बड़े बड़े टैंक शैंक खरीदो किसी से। अच्छा जी, ये हो रहा है जनाब ऐसे। अच्छा जी, आज जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथनी ब्लिंकन साहब, और जो हैं डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन, वो लोग पहुंचे हुए थे कीव में, उन्होंने मुलाकातें की हैं ज़ेलेंस्की साहब से जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, और उनको कहा है पायन लड़ते रहो, कोई नहीं असी थोड़े पीछे खड़े हैं और लड़ो, ठीक है जी। तो इन्होंने कहा जी कि हम 165 मिलियन यूएस डॉलर्स वर्थ के और आर्म्स आपको दे रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये वहां पे पहुंचे, अब जब इन्होंने ये जब न्यूज़ बताई, तो वॉशिंगटन के अंदर जो रशिया के एम्बेसडर हैं उन्होंने इनको वार्न किया यूएस को। उन्होंने कहा ये आप जलती पे तीली का काम कर रहे हैं जी, आप यू आर पोरिंग ऑयल ऑन फ्लेम्स।
तो ये स्टॉप दिस, इनको मत आर्म्स दें क्योंकि इसके अंदर और तेजी आएगी। और आप देखें कि इसमें तेजी ये आ गई है कि ऑलरेडी जो है इनके 5 रेलवे स्टेशन और 2 टाउन्स उसके ऊपर बहुत इंटेंसिफाई कर दिया है रशिया ने अटैक्स। ठीक है जी, तो ये वहां पे पहुंचे। अब ये कह रहे हैं जी कि हम अभी तो जा रहे हैं तुमसे मिलके, पहन थोड़े पीछे खड़े होते हैं, लेकिन हम फिर आएंगे तुम्हारे पीछे खड़े होने के लिए थोड़े दिनों में। ठीक है जी, तो तुम ऐसे ही जो है वो डटे रहो। बड़ी उन्होंने ज़ाहिर तारीफ शरीफ की इनकी कि वाह जी वाह क्या बात है, जैसे कभी मुल्ला उमर की करते होते थे ये तारीफें हैं जी, अब इनकी कर रहे हैं तारीफें। वैसे मैं सोचती हूँ अंकल सैम आपको नींद कैसे आती है? आप कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, हर विकेट आप स्टैंड चेंज करते हैं, व्हाट इज दिस है जी? अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, यूएसएसआर जो था बेचारा रशिया, उसको अब जो है यूक्रेन अब तरले कर रहा है। अब आप देखें ये आर्म्स देते जा रहे हैं और यूक्रेन इनको तरले कर रहा है। मतलब जाहिर है कि प्रेसिडेंट ने तो अपनी जरा वो थोड़ी सी ठूंठा रखनी है ना, लेकिन नीचे के जो ऑफिशियल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली रशिया को कह रहे हैं कि भाई बैठो टॉक्स करो, बैठो टॉक्स करो, क्योंकि लोग भी एक तो भाग भाग के जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तबाह हो गया वहाँ पे। और ये खास तौर पर जो इनका ये जो मैरियोपोल का एरिया है, जो सिटी है, उसके ऊपर वो कहते हैं जी 80% इनकी जो है कब्जा हो चुका हुआ है, कंप्लीटली यहाँ पे शैटर हो गई हैं चीज़ें। और वहाँ से जो आज तस्वीरें आई हैं, वहाँ पे जो एक प्लांट है वो जो है स्टील का प्लांट है, उसमें की जो आज तस्वीरें आई हैं उसमें लोग छुपे हुए बैठे हैं, मिलिट्री के कुछ बंदे हैं जो कि छुपे हुए बैठे, फाइटर्स, यानी कि मिलिट्री के नहीं हम कह सकते, फाइटर्स कुछ हैं जो कि उसमें छुपे हुए बैठे हुए हैं। कुछ वहाँ का जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं उसके अंदर बैठे हुए हैं और वो कॉन्स्टेंटली इनको कह रहे हैं कि भाई आप जो हैं ये इसके टॉक्स करें और लड़ाई ख़त्म करें। और एंथनी ब्लिंकन साहब का ज़रा बयान आप देखें, आज जब ये मीटिंग कर रहे थे ज़ेलेंस्की साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी कि दुनिया के सामने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उन्होंने कहा रशिया इज़ लूजिंग, रशिया तो अभी हार जाएगा और ये तो बड़े ज़बरदस्त हैं ये जो है यूक्रेन वाले, ये तो इनको हरा देंगे। अच्छा जी, तो ये जो है वो अब इस तरह की बातें हो रही हैं। ठीक है जी, तो अब आप खुद सोचें कि वो जो मुल्क है जिसके लोग हैं वो तरले कर रहे हैं रशिया के कि भाई आप बैठो लड़ाई ख़त्म करो, ये उनको थावड़ा दे रहे हैं और लड़ो मरो और लड़ो मरो हैं जी। तो मतलब है व्हाट इज़ दिस, आई डोंट लाइक इट। ठीक है। अच्छा जनाब, बाइडन साहब जो हैं यूएस के प्रेसिडेंट, वो अब इसराइल का दौरा कर सकते हैं क्योंकि कुछ अर्सा पहले जो आपको पता ही है कि मुलाकात हुई थी, जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं नेफ्टली बेनेट, उन्होंने इनको बुलाया था। और अभी ये दौरा बनता भी है क्योंकि लोगों का बहुत सारा कंसर्न आ गया, जो हम आपको बहुत दिनों से बता रहे हैं कि अल-अक्सा के कंपाउंड में ये लोग घुस घुस के जो हैं इजरायली सोल्जर्स जो हैं उनको मार रहे हैं। तो वो इनको कह रहे हैं कि भाई हम तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारे पैलेस्टीनियंस को पकड़ लिया है, ये बड़े मिसक्रिएंट्स हैं और जो हैं वो ये है। तो लेकिन यूएस ने काफ़ी कंसर्न शो किया था कि भाई नहीं, बहुत सारे लोग मरे हैं इसके अंदर, तो आप ज़रा अपना करो। तो इसलिए अब सोचा जा रहा है कि ये टेंशन चूँकि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है वहाँ पर, तो शायद बाइडन साहब आने वाले कुछ हफ्तों में वहाँ का सफ़र कर सकते हैं, इसराइल जो हैं ये जा सकते हैं। और इसके अलावा यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो है उसने कहा जी कि हम जो इलाके के कुछ जो हमारे अरब पार्टनर्स हैं उनसे भी बात कर रहे हैं, इसराइल से भी, पैलेस्टीनियन से बात कर रहे हैं कि इस टेंशन को डिफ्यूज़ किया जाए। तो भई अब आप मस्जिद अक्सा में वो जुमे की नमाज़ पढ़ रहे हैं, आप घुस रहे हैं, गोलियां चला रहे हैं, तो अब लोग क्या करेंगे भाई? तो लेकिन फिर भी उन्होंने जी पैलेस्टीनियन पकड़ लिया कि ये बड़े मिसक्रिएंट्स हैं। तो करीम खान अंकल उत्थे भी जाओ। जी अच्छा जनाब, अच्छा जी, आज जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट हैं उर्सुला वैन लेन डेयर, वो आज इंडिया पहुंची हैं। अच्छा जी, जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज आई थी उसमें तो ये लिखा हुआ था कि उर्सुला वैन लेन डेयर जो है वॉन डर लेयन जो है वो इंडिया से कहेंगी कि आप रशिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंस ख़त्म करो, उससे आर्म्स भी ना लो और उससे ऑयल भी ना लो, हैं। लेकिन जब इंडिया हम पहुंचती हैं तो हमारे रंग ढंग बदल जाते हैं। ठीक है जी, जब हम इंडिया पहुंचे, हमारी जब मुलाकात मोदी जी से हुई तो हम इतने इम्प्रेस हो गए कि हमने कहा नहीं, हम टेक्नोलॉजी का एक एग्रीमेंट कर लेते हैं। अच्छा जी, नेटो का और यूरोपियन यूनियन का ये जो टेक्नोलॉजी जिसके के अंदर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट होती है और जिसका नाम है ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, ये अग्रीमेंट इनका दुनिया में सिर्फ, हालांकि सारे यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, ये अग्रीमेंट सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है इनका। और अब इन्होंने ये दूसरा अग्रीमेंट जो है मोदी जी के साथ किया। ओके, ठीक है जी। तो वैसे तो कहना चाहिए कूडोज टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी,
वी मस्ट से दैट बड़ी कामयाब उनकी फॉर्म। तो उन्होंने कहा जी कि आप, वैसे तो मैं ये कहने के लिए आई हूँ, जो कि उन्होंने कहा नहीं कि आप रशिया की तरफ ना देखो, शायद भूल गई होंगी वहाँ जाके, लेकिन इन्होंने कहा जी कि हमें आप समझ है कि इंडिया बहुत बड़ा और अजीम कंट्री है और आपके ऑयल के बड़े नीड्स हैं, आपकी एम्यूनिशन के बड़े नीड्स हैं, क्योंकि चाइना जो है आपके सिर पे खड़ा हुआ है और चाइना तो बड़ा ख़राब कंट्री है, तो हम आपकी हेल्प करेंगे, हम आपके पीछे खड़े होएंगे, ये सारी आपकी जो तकलीफ़ें हैं हम ख़त्म कर देंगे। तो आप चाइना के जो है आप उसका आप खौफ ना करें और रशिया का तो बिल्कुल ही ना करो, उनके साथ तो आप डील्स ही ख़त्म कर दो सारी। तो अब इसके बाद क्या होएगा ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, है पैन, फिर बताएंगे हम आपको। द वायर की आज एक न्यूज़ है एंड दिस इज़ रिटन बाय अपूर्व आनंद, और इसकी जो हेडलाइन है उनकी आज ये स्टोरी की ये है, हैज़ इंडिया गॉन टू फार डाउन रैबिट होल ऑफ कम्युनल हेट्रेड। अच्छा जी, हुआ क्या था, ये जो हम आपको पिछले दिनों में कुछ बता रहे थे कि मस्जिद जो है उसके ऊपर चढ़ के ये बीजेपी का झंडा लगाया जा रहा था और जो है मुसलमानों को मारा जा रहा था। JNU कैंपस के अंदर, यानी कि जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो वो फूड सर्व किया जा रहा था नॉन वेजिटेरियन, उस पर झगड़े हुए। 4 जो स्टेट्स हैं वहाँ पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कर्नाटका, गुजरात, ये सारे यूपी। और हिंदू फेस्टिवल जो हुआ था, ये जो राम नवमी के मौके पे वहाँ पे जो इस सारी चीज़ को ये जो अपूर्व आनंद हैं ये डॉक्यूमेंट कर रहे थे, और इन्होंने ये सारे के सारे अपने वीडियोस जो हैं ये भेजे इनको, द वायर वालों को, और उनको कहा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर कम्युनल क्लैशेस बेतहाशा बढ़ गए हैं और कुछ कम्युनिटीज़ जैसे कि मुसलमान और क्रिश्चियंस, बेसिकली मुस्लिम्स के अगेंस्ट हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो कहीं हम जो हैं रैबिट होल ऑफ कम्युनल हेट्रेड में तो नहीं जा रहे हैं कहीं। तो ये इनका आज पूरा इंटरव्यू लिया हुआ है वायर वालों ने, और बहुत ही चौंका देने वाला इंटरव्यू। आप जरा इनकी कभी बातें सुनेंगे तो जो इन्होंने रिकॉर्ड किया है कि क्या क्या मुस्लिम माइनॉरिटी के साथ इस खास तौर पे फेस्टिवल राम नवमी के मौके पे किया गया, ये जरा आप इंटरव्यू सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको फिर जो है पता चलेगा कि क्या जो है वहाँ पे चल रहा है। और हम अभी आरफाबाजी ने भी डीप स्टेट की बात की, जो कि हिलरी क्लिंटन का एक इंटरव्यू की बात कर रहे थे। तो ये सब कुछ क्या पुलिस की कनाइवेंस से अलेजली नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो फिर ये डीप स्टेट का काम है, ये क्या चेक हो रहा है, हम ये भी जानना चाहते हैं। करीम खान अंकल प्लीज मेरी बात सुनो, उधर भी जाओ। अच्छा जी, आज जनाब मोदी जी जो हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, वो आज अपने पहले ट्रिप पे जम्मू एंड कश्मीर पे गए थे जब से उन्होंने आर्टिकल 370 वहाँ से हटाया है, और आज उन्होंने ह्यूज किस्म की अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा है कि हम जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर 20,000 करोड़ स्पेंड करेंगे इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर, और जो है इन बच्चों को जो है ये जो यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन और इस तरह की सहूलतें देंगे। अच्छा, अब जब ये उधर पहुँचे हैं तो इंडिया के कुछ जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं उन्होंने बड़े क्वेश्चन उठाए हैं। उन्होंने कहा है जी कि जैसे द हिंदू ने लिखा है, उन्होंने कहा जी कि आप जो हैं करना तो बहुत कुछ चाहते हैं और वहाँ के बच्चों को भी आपने बहुत सारी बातें सुनाई हैं, लेकिन रिटर्निंग जम्मू एंड कश्मीर टू स्टेटहुड वुड बी द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि वो आपके लिए गुडविल पैदा करेगा स्टेट के अंदर। तो सबसे पहला तो काम आप ये करें। इसके अलावा उन्होंने कहने की कोशिश ये की है कि ये जो गुपकार अलायंस का ये जो भी हुआ था, आपने जो लोकल बॉडी के इलेक्शन कराए थे उसमें तो वो जीते जो कि वो कश्मीरी लीडर्स हैं, बीजेपी ने तो कोई सीटें जीती नहीं है। तो आपने बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट पैदा कर दिया वहाँ पे कम्युनिटी में। तो आप उधर ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए आपको ये चाहिए, फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि आप ये रिवाइव कर लें आर्टिकल 370। अच्छा जी, इसके अलावा जो है टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि वन बिग चैलेंज मोदी जी के लिए यहाँ पे जम्मू और कश्मीर में ये होएगा कि ये हॉट्स फिर से कैसे विन कर सकते हैं, क्योंकि आपने इनको बहुत ज़्यादा डिवाइड कर दिया है। तो आप दिल जब तक नहीं जीतेंगे तो आप ये बेशक ये अनाउंस करते रहें 20,000 करोड़ बहुत बड़ी रकम हम स्पेंड कर रहे हैं, तो उससे कुछ ज़्यादा जो है फ़ायदा नहीं होएगा। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि आप ये जो सारे बातें कर रहे हैं ना, ये ऐसा ना हो कि ये बातें रह जाएँ और कागज़ के ऊपर रह जाए, क्योंकि आपको यहाँ पे जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। और जब तक आप नहीं
नहीं करेंगे तो ये सारा कुछ जो है नहीं होगा। लेकिन आज क्या हुआ फिर वहाँ पे जिस वक्त पता चला जम्मू और कश्मीर के लोगों को इन सारी चीज़ों की वजह से, जिसका कि जिक्र आज इंडियन न्यूज़पेपर्स ने किया है, मोदी जी का जब ट्रिप अनाउंस हुआ कि वो आ रहे हैं जम्मू और कश्मीर के ट्रिप के ऊपर, तो वहाँ पे बहुत मैसिव जो हैं वहाँ पे वो हुए कश्मीर के जलसे जुलूस हुए, और उन्होंने कहा कि हम जो है इनको नहीं चाहते हैं कि ये जो हैं ये यहाँ पे आएँ और वो करें। तो बहरहाल जी ये बड़े अफसोस की जो है वो खबर है। यूएस कमीशन ऑन रिलीजियस फ्रीडम्स जो है वो उन्होंने आज अपनी एक रिपोर्ट निकाली है, और 3 साल से मुस्तकिल तौर पे ये जो यूएस रिलीजियस फ्रीडम्स कमीशन है ये रिपोर्ट ला रहा है, और ये कह रहा है कि इंडिया को भी अ कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की लिस्ट में आप डालें, क्योंकि कॉन्स्टेंटली यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ हैं जैसे कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, और एक हिंदू आइडियोलॉजी इस मुल्क के अंदर जो है वो सीप करती जा रही है, और यहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम्स बहुत नीचे जाती जा रही हैं। यहाँ पे वायलेंस मॉब्स का बहुत बढ़ गया है, विजिलेंटी ग्रुप्स आ गए हैं, जर्नलिस्टों को पकड़ा जाता है, ह्यूमन राइट्स एडवोकेट्स को पकड़ा जाता है, मारा जाता है। तो ये सारा कुछ ह्यूमन राइट्स अब्यूज़ में आता है, तो इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट में डालें। अच्छा, क्या होता है माजिद भाई, जब आप कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट में जाते हैं ना, तो फिर उस कंट्री का ब्लैक लिस्ट में जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, और अगर कोई कंट्री ब्लैक लिस्ट में चला जाए तो वहाँ पे सैंक्शंस उस पर लग जाती हैं। और जिन कंट्रीज़ के ऊपर ये, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जब किसी कंट्री पे सैंक्शन लग जाती है ना, तो बहुत सारे लोग जो ग्लोबल जो एंटरप्रेन्योर्स होती हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स, वो उस कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारा लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो चलेगा नहीं चलेगा, ये लोग हमें पैसे दे सकेंगे, हमारा कहीं पैसा फंस ना जाए, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। आप कह सकते हैं ईरान के बारे में कि उनके ऊपर भी तो सैंक्शंस लगी थी। वी मस्ट अंडरस्टैंड ईरान इज़ एन ऑयल पावर, और पूरे यूरोप ने उसको सैंक्शन नहीं लगाई थी। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि जर्मनी और फ्रांस कॉन्स्टेंटली, और बाकी की दुनिया भी, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट्स जो हैं इंडिया और चाइना, ये सब बिजनेस कर रहे थे उसके साथ। तो ये बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। अच्छा, इसमें ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं, सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं की। उन्होंने ये भी रिकमेंडेशंस दी हैं कि इन फॉलोइंग कंट्रीज़ को ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। अब ये जो ब्लैक लिस्ट के लिए जिन्होंने नाम जो हैं वो जो किए हैं रिकमेंड, वो हैं अफगानिस्तान, चाइना, एरिट्रिया, ईरान, म्यांमार, नॉर्थ कोरिया, रशिया, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड पाकिस्तान, कि इसको भी आप यहाँ पे भी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, ये तो खबर आपको दे ही चुके हैं, खबर नहीं हाशमी साहब के, नवाज शरीफ साहब को अब जो है वो पासपोर्ट दे दिया गया है। इसके अंदर थोड़ी सी बस मैं डिटेल्स जो हैं वो मैं शामिल करूँगी कि ये अपने जो लंदन के अंदर जो पाकिस्तानी हाई कमीशन है वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट्स देने जाने वाले थे अप्रैल 23 को, लेकिन फिर ये जो है ये कैंसिल हो गया। फिर ये दूसरी बार गए वहाँ पे, अब कैंसिल क्यों हुआ, ये क्यों आ गए वापस, फिर ये क्यों गए, और फिर अब इनको 10 ईयर्स का जो है वो दिया गया है, टिल अप्रैल 2032 तक जो पासपोर्ट दिया गया। इसके ऊपर अब बहुत सारे लोगों ने जो है आवाज़ उठाई है, उन्होंने कहा है कि ये आप कैसे दे सकते हैं इनको, क्योंकि ये तो इन्होंने आके अपने मुकदमे जो हैं वो करने थे। उसका जवाब आज गवर्नमेंट ने ये दिया है कि हम, जैसे कि राणा सनाउल्लाह ने कहा था कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दे देंगे, फिर उसमें आपको इम्यूनिटी होती है, तो ये बिल्कुल सिंपल सीधा पासपोर्ट है, कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं है। और वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने भी, जैसे ही ये लैंड करेंगे वैसे ही इनके ऊपर मुकदमे खोल दिए जाएंगे, तो ये फेस तो इनको करने पड़ेंगे। बहरहाल जी अब ये आएंगे तो अब पता चलेगा। क्यूबा के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, ज़ेनर कारो, उनको आज जो है एहसन इकबाल साहब की बात जो कि मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग है बहुत ज़्यादा बुरी लगी, क्योंकि जोश खताबत में एहसन इकबाल साहब ने ये कह दिया कि हम तो पाकिस्तान को बड़ी तरक्की की राह पे लेके जाना चाहते थे, जैसे कि मलेशिया, चाइना और टर्की हैं, लेकिन जो, और साउथ कोरिया है, लेकिन जो पुरानी गवर्नमेंट थी उसने इस मुल्क को जो है बहुत ज़्यादा अंधेरे में धकेल दिया, जैसे कि क्यूबा और नॉर्थ कोरिया हैं। तो उसके ऊपर ये बहुत भड़क गए, और इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तानी लोग हैं उनका तो हमारे साथ बड़ा प्यार है, और आपके ये जो कमेंट्स हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर हैं। और यहाँ पे बहुत सारे जर्नलिस्टों ने और एक्टिविस्ट ने भी आज एहसन इकबाल साहब को बहुत ज़्यादा कंडेम किया। उन्होंने कहा दुनिया में 4-5 दोस्त हैं आपके, उनमें से एक क्यूबा भी है। जब भी आपका कोई मसला यूनाइटेड नेशंस या कहीं होता है, क्यूबा हमेशा आपके लिए आवाज़ उठाता है, तो आप उसके खिलाफ भी ऐसी बात कर रहे हैं तो इट्स नॉट गुड। तो आज इनको बहुत ज़्यादा कंडेम किया गया। तो ऐसे पाकिस्तान के अंदर कुछ दिनों से जी खबरें आ रही थी, क्योंकि खबरें उड़ाने में तो हम बड़े तेज़ हैं ना, क्योंकि वेले बैठे हैं, काम तो कोई है नहीं कि वो जी पाकिस्तान में
वो नहीं आ रही, डीजल भी नहीं आ रही, और जो है पेट्रोल भी नहीं आ रहा, और ये जो है एनर्जी का बड़ा क्राइसिस है। तो आज ओग्रा ने, जो कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल झूठ और स्पेकुलेशंस हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो रही थी तो रेगुलेटरी पॉलिसीज भी चेंज होती हैं। बेशुमार कार्गोज जो हैं कैरिंग सफिशिएंट HSD वो हमारी पोर्ट्स पे खड़े हुए हैं, मुल्क के अंदर भी बेशुमार है। लेकिन कुछ लोग, ये जब रिजीम चेंज हुई थी, इसका फायदा उठाते हुए वहां पे अपना कुछ होल्ड कर रहे हैं। तो उन्होंने आज उनको बहुत क्लियरली कहा कि अगर कोई ऑयल एंड गैस होल्ड कर रहा है तो लोकल अथॉरिटीज के साथ मिलकर बहुत सख्त उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और मुल्क के अंदर कोई ऑयल और डीजल की कोई भी कमी नहीं है। जिसको जितना चाहिए हर जगह पे मिलेगा, और जिस पेट्रोल पंप पे नहीं मिलेगा वो हमें आके बताएं, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इट मीन्स के दे आर होल्डिंग। ऐसे है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जनाब आज ये जो है वो खबर नहीं, हाशमी साहब कुछ तो बता चुके हैं, सिर्फ मैं कुछ ऐड करूंगी इसमें। ये एक ऑर्डर आया था सस्पेंशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उनको ECP जो है उनके पास ये जो कोर्ट में जो आया था PTI का फॉरेन फंडिंग केस, तो उसमें उन्होंने कहा है कि फॉरेन 30 डेज के अंदर हमको जो है रिपोर्ट भेजें और हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे। इससे पहले अप्रैल 14 को यहाँ पे PTI ने कहा था कि एक रिट पिटीशन में कि इसको खारिज किया जाए। ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जो भी फॉरेन फंडिंग आई है वो सारी हमारी PTI की वेबसाइट के ऊपर उसकी डिटेल्स हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपने नहीं की हैं, वो आपके शौकत खानम के लिए आई थी और आपने PTI के अंदर उसको फंड किया, यूज़ किया है। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा है ECP को, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, कि हमें 30 डेज में रिपोर्ट भेजें ताकि हम फिर उस पर एक्शन जो है वो ले सकें। फॉरेन ऑफिस ने आज बड़ा बुरा मनाया है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने, क्योंकि इंडिया में जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, उसने आज एक प्रेसर जो है वो छापा था और उसने कहा था कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट पाकिस्तान जाने के लिए कोशिश ना करे पढ़ाई की गरज से, अगर वो जाना चाहते हैं, और अगर वो पाकिस्तान पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए गए तो उनके लिए उनके खिलाफ बड़ा सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो इसके ऊपर फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि ये इंतहाई टिरनिकल और अथॉरिटेरियन जो है ये एटीट्यूड है। अगर कोई बच्चा, अगर जैसे आप अमेरिका में और कनाडा में और रशिया में जाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, तो अगर कोई पाकिस्तान आना चाहता है तो आप एजुकेशन के ऊपर आप रोक कैसे लगा सकते हैं। तो ये एक आपका स्पेशल बीजेपी का माइंड सेट शो करता है, और इंतहाई क्रॉनिक हॉस्टिलिटी जो है आपकी पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो इसको शो करता है। वरना बच्चे तो दे शुड बी फ्री टू गो एनीवेयर टू परस्यू हायर एजुकेशन। फेडरल मिनिस्टर फॉर रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने आज बड़ी जो है वो एनकरेजिंग बात की है। अब ये कब तक ये मतलब मानी जाएगी या नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं जो है खुद इस दफ़ा चांद को देखूंगा, और मैं कहना चाहता हूं कि इस दफ़ा इंशाल्लाह ज़रूर पाकिस्तान के अंदर, पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन में ईद उल फितर होएगी, और मैं खुद मॉनिटर करूंगा और मैं खुद इसका जो है मैं वो दूंगा। और इसके अलावा वो एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से तकरीबन 81,000 जो लोग हैं हज के लिए जाएंगे, और हम हज की सहूलतों को और अच्छा करने की भी कोशिश करेंगे। एंड जनाब कोरियन यूट्यूबर दाऊद किम, जो कि अभी रिसेंटली बने थे, मुसलमान हुए थे, और बहुत इनकी जो है जय जयकार हुई थी सोशल मीडिया और सारों के ऊपर। ये जो है मुसलमान हुए तो सबसे पहले जो है ये उम्रा करने के लिए गए हुए थे जद्दा में, और जद्दा के बाद अब ये जो इनका नेक्स्ट पड़ाव है वो है लाहौर। और अब ये लाहौर पहुंच चुके हैं जब हमें आखिरी खबर आई है, और उन्होंने कहा जी बड़ी मुश्किलों से मुझे टिकट मिला, लेकिन मैं लाहौर में आ रहा हूं। और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे और पाकिस्तान का फ्लैग जो था वो डाला हुआ था, और उसके ऊपर इन्होंने कहा है, उर्दू में लिखा हुआ था, मेरा इंतज़ार करो, मुझे तुमसे प्यार है पाकिस्तान। तो ये इसने लिखा हुआ था। तो अब ये वहाँ पे आए हैं। कोबाल्ट ब्लू एक जो है नई आई है, सीरीज़ आई है कोबाल्ट ब्लू, और उसके अंदर आपको नज़र आएंगे प्रतीक बब्बर। और एक जो आपको फ्रेम नज़र आएगा कभी कभी कुछ सीरीज़ के अंदर, वो ये है कि प्रतीक बब्बर बैठा हुआ है और उसके पीछे जो है स्मिता पाटिल की तस्वीर लटक रही है। तो अब आप देखें कि ये बड़ा जो है ये वो हो गया, नॉस्टैल्जिक हो गया। ये कहता है मैं अपनी माँ को जो है मैं याद करता हूँ, और इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि मेरी गॉर्जियस माँ जो है उसका मुझे इसके अंदर कोबाल्ट ब्लू में इसको एक फ़ैन बनाया हुआ है, और फ़ैन भी बनाया हुआ है स्मिता पाटिल का, जो कि इसकी माँ है। तो ये आज बड़ा नॉस्टैल्जिक सा हुआ था, और उसने कहा कि ये बड़ी ही डिफ़िकल्ट चीज़ है, और बड़ी इट्स वेरी हार्ड टू एक्सप्लेन इन वर्ड्स, कि मुझे अभी भी लगता है मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे चला रही है। तो जो है ये आप कुछ फ्रेम्स में जो है मेरी माँ को बैकग्राउंड में देख सकेंगे। तो ये उन्होंने कहा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब का जी आज एक इंटरव्यू आया, और बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आया। वो कहता है जी, जिस वक्त मैं ये news18.com को दे रहे थे इंटरव्यू, तो उन्होंने कहा जी जब मेरे स्ट्रगल के दिन थे, तो जब मैं इवन टीवी वाले बॉलीवुड टीवी वालों के पास जाता था और मैं कहता था भाई मुझे भी कोई काम वाम दो,
तो वो कहते थे भाई तेरी शक्ल के ऊपर एक तो लाइट एक्स्ट्रा डालनी पड़ती है तो इतना काला है, और दूसरी बात यह है कि तेरी शक्ल वाले जो है एक्टर वेक्टर नहीं बनते, तू जाके और कोई काम ढूंढ, ये तुम कहाँ एक्टर वेक्टर बनने के लिए आ गए हो, यू आर वेस्टिंग टाइम, जाओ गो समवेयर एल्स। वो कहता है जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रियलिस्टिक सिनेमा बनाने वालों का, उन डायरेक्टर्स का, उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया। और इंडिया के अंदर वो फ्लॉप हो जाती थी फिल्म, लेकिन वो फेस्टिवल्स में बहुत चलती थी, तो उनकी कामयाबी फेस्टिवल में देख के फिर जो मेन स्ट्रीम के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया। वरना हर कोई मुझे कहता था तू हीरो मटेरियल नहीं है, जा कोई और काम ढूंढ, तेरी शक्ल नहीं है एक्टर जैसी। एंड जनाब अरिजीत सिंह आपको पता ही है इंतहाई खूबसूरत मेलोडियस गाने गाते हैं और नेशनल अवार्ड भी जीत चुके हैं, 6 फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं। ही टर्न्स 35 टुडे और इंडस्ट्री ने इनकी बड़ी जो है इनको मुबारकें दी हैं, तो हम भी जी इनको मुबारक देते हैं। जनाब आपके गाने बड़े ज़बरदस्त सुरीले होते हैं, हम भी बड़ा पसंद करते हैं। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट AFP ने आज एक कुछ इंटरव्यूज़ लिए हैं अफगान नेशनल विमेंस फुटबॉल टीम के, जो कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी इन्होंने पहली लीग गेम खेली है, और इन्होंने पूछा है उनसे कि भाई तुम लोग क्या फील करती हो, तो उन्होंने कहा जी कि जैसे वो कहते हैं ना दिल है पाकिस्तानी या दिल है हिंदुस्तानी, ये कहते हैं जी दिल है अफगानी, और हम जो हैं खेल तो रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने हमको चांस दिया है, लेकिन हम जो हैं अभी भी अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हम अफगानिस्तान के लिए खेल रहे हैं, और अफगानिस्तान को हमने अपने दिलों में रखा है। वी स्टिल थिंक अबाउट आवर कंट्री, और हम अगर जीते तो ये ट्रॉफी जो है हमारे मुल्क अफगानिस्तान के नाम होएगी। क्या बात है जी, क्या बात है जी, मगर बहुत अच्छा ये है कि जेस्चर बहुत वेरी गुड जेस्चर। एनीवे ये आज की हमारी न्यूज़ थी, और फिर कल फिर आ जाएंगे हम साथ, परवाह क्यों कर रहे हैं आप कल।